बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका टीचर मोहम्मद तनवीर और आज हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ जो कि है प्रपोर्शंस एंड इट्स टाइप। आज की इस क्लास के अंदर हम दो तरह के टॉपिक हैं जिनको कवर करने जा रहे हैं, जिनमें से नंबर वन हमारे पास डायरेक्टली प्रपोर्शन एंड इनवर्सली प्रपोर्शन। तो पिछली क्लास के अंदर हमने जो बेसिक इंट्रोडक्शन था उसमें हमने सीखा कि डायरेक्टली प्रपोर्शन से क्या मुराद है, इनवर्सली प्रपोर्शन से क्या मुराद है। तो कुछ रियल लाइफ के प्रॉब्लम्स भी हमने सोल्व किए थे। तो आज की इस क्लास के अंदर हमारी जो एक्सरसाइज 1.17 है उसके जो रिमेनिंग पार्ट्स होंगे या रिमेनिंग क्वेश्चन होंगे वो तमाम के तमाम क्वेश्चंस को आज की इस क्लास के अंदर हम सोल्व करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम इन डायरेक्टली और इनवर्सली प्रोपोर्शन के रिलेशन को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं। तो चले बगैर किसी ताखीर के चलते हैं एक्सरसाइज 1.17 की तरफ। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। 10 men हैव राशन। 10 आदमी जिनके पास राशन है फॉर 21 days इन अ कैंप। इफ 3 men लीव द कैंप फॉर हो मैनी डेज विल द राशन बी सफिशिएंट फॉर द रिमेनिंग मैन। वो कहता है कि हमारे पास 10 आदमियों के लिए 21 दिन का खाना जो है, राशन जो है वो क्या है, पड़ा हुआ है एक कैंप के दौरान। अब अगर उनमें से 3 आदमी छोड़ के चले जाएं, अब देखिए पहले कितने मैन थे 10, अगर 3 छोड़ के चले जाएंगे तो अब जो रिमेनिंग मैन है वो हमारे पास कितने हैं 7। तो हम अब जो क्वेश्चन सोल्व करने जा रहे हैं वो 3 के लिए नहीं बल्कि जो बाकी रिमेनिंग 7 है उनके लिए सोल्व करने जा रहे हैं कि वही वाला जो राशन होगा वो कितने डेज के लिए काफ़ी होगा। तो सबसे पहली चीज़ जो हमने यहाँ से नोट करनी है वो ये कि मेरे पास जो क्वांटिटी गिवन है नंबर वन 10 मैन और 21 डेज, तो मेरे पास मैन और डेज गिवन है। अगेन वो कहता है कि अगर मेरे पास 3 मैन जो है वो लीव कर जाएं तो मुझे क्या फाइंड आउट करना है, मुझे ये फाइंड आउट करना है कि हो मैनी डेज, ये मेरा क्वेश्चन है जो मुझे फाइंड आउट करना है। ठीक है, कितने दिनों के लिए वही राशन काफ़ी होगा, नंबर वन। नंबर टू, मुझे क्या करना है, मुझे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो चले सोल्व करते हैं। सबसे पहले जो हमारे पास अननोन क्वांटिटी है उसको हम लेट कर लेंगे। तो सोल्यूशन के अंदर मेरे पास आ जाएगा, सोल्यूशन मैंने लेट कर लिया कि रिक्वायर्ड डेज इज इक्वल टू एक्स है। अब हमारे पास जो अननोन क्वांटिटी होगी यानी कि डेज है, तो डेज को मैं क्या करूंगा, फर्स्ट प्लेस पे लिखूंगा। तो ये मेरे पास क्या आ जाएंगे, डेज। और नंबर टू पे मेरे पास क्या आ जाएंगे, मैन, यानी कि जो पीपल्स थे, तो मैंने मैन सेकंड प्लेस पे लिख लिया। अब अपनी क्वांटिटी को रिप्लेस करते हैं। सबसे पहले हमें बताया गया कि 10 मैन, तो मैं यहाँ लिख दूंगा 10 मैन। इनके लिए राशन कितने डेज के लिए काफ़ी था, 21 डेज के लिए। तो मैंने यहाँ क्या लिख दिया, 21 डेज। अब नेक्स्ट मेरे पास कितने मैन है, 3 मैन लीव, 3 आदमी चले गए हैं। 10 लोग पहले थे, 3 चले गए हैं, तो बाकी कितने बचे, 7। तो 7 आदमियों के लिए वही खाना कितने डेज के लिए काफ़ी होगा। तो मैंने यहाँ जो अननोन क्वांटिटी, जहाँ मैंने एक्स लगाया इसका एरो अपवर्ड लगाऊंगा। अब आते हैं सेकंड एरो के लिए। अब यहाँ से हमने एक चीज़ नोट करनी है कि क्या इनके दरम्यान में जो रिलेशन है डेज और मैन के दरम्यान में वो डायरेक्टली प्रोपोर्शन है या इनवर्सली प्रोपोर्शन है। अब देखिए 10 आदमी जो थे वो उसी राशन को ख़त्म करने के लिए 21 डेज लगा रहे थे, यानी कि 21 डेज रिक्वायर्ड थे अगर 10 मैन ने उस राशन को ख़त्म करना था। अगर 3 आदमी कम हो जाए, 7 आदमी हो जाए, तो 7 आदमी जो हैं वो उस राशन को ज़्यादा डेज में ख़त्म करेंगे। अब देखें, आदमी कम होने से डेज ज्यादा हो रहे हैं, तो इसका मतलब ये हुआ दोनों की दोनों क्वांटिटीज ऑपोजिट रिएक्ट कर रही हैं। जब दोनों ऑपोजिट हों तो एरो क्या आ जाता है, डाउनवर्ड, यानी कि इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो चलें अब इसको सोल्व करते हैं। इनवर्सली प्रोपोर्शन का ये प्रॉब्लम है, इस प्रॉब्लम को हम सोल्व करते हैं। तो सोल्व करने का तरीकाकार ये था कि जो भी टेल वाली साइड पे वैल्यू होती थी उसको ऊपर लिखा जाता था। यहाँ टेल वाली साइड पे क्या आ रहा है मेरा, एक्स, तो मैं इसको लिखूंगा एक्स डिवाइडेड बाय 21 इज इक्वल टू, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, 10 डिवाइडेड बाय 7। तो यहाँ आ जाएगा x इज इक्वल टू 21 डिवाइड हो रहा था राइट हैंड साइड पे, यही वाला 21 जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 7 1 ज़ा 7 और 7 3 ज़ा 21। तो आंसर आ गया 10 × 3 इज इक्वल टू 30। तो ये आ गया x 30 और साथ में लगा दूंगा डेज। तो यहाँ से फिर हम लिख देंगे हैंस राशन is sufficient for 21 days, सॉरी फॉर 30 डेज। तो वही वाला जो राशन है वो 30 डेज के लिए क्या होगा, काफ़ी होगा। तो अब हमें क्या करना है जी, अब हमें इसी का ग्राफ भी ड्रॉ करना है।
तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए सबसे पहले मैं क्या करूँगा, टेबल ऑफ वैल्यूज़ लिखूंगा। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ के लिए मेरे पास आ जाएगा जी, सबसे पहले मैं लिखता हूँ टेबल ऑफ वैल्यूज़। नो टेबल ऑफ वैल्यू। तो टेबल ऑफ वैल्यूज़ के लिए मेरे पास, मैं यहाँ एक छोटा सा टेबल ऐड करता हूँ और उस टेबल के अंदर ये तमाम की तमाम वैल्यूज़ क्या करूँगा, राइट कर दूँगा। और ये कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं, सबसे पहले नंबर पे तो मेरे पास आ गया जी एक्स, या मैं यहाँ लिख लेता हूँ पहले नंबर पे मेरे पास क्या थे, डेज, और दूसरे पे मैंने क्या लिखा हुआ था, मैन। ठीक है, पहली क्वांटिटी। अब उसने बताया हमें कि हमारे पास जो फर्स्ट वन था, अगर मैं क्वांटिटी को, टेबल को पहले लिख लूँ तो चलें जी, ये आ गया। तो मेरे पास सबसे पहले 10 आदमी थे और राशन कितने डेज के लिए रिक्वायर्ड, सॉरी सफिशेंट था, 10 आदमी थे और राशन 21 डेज के लिए सफिशेंट था। फिर 7 आदमी हो गए और राशन जो है वो 21 से बढ़ के कहाँ पे चला गया, वो 30 पे चला गया। तो इन दो क्वांटिटीज के दरमियान में मुझे क्या करना है, ग्राफ ड्रॉ करना है। तो ग्राफ ड्रॉ करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले नंबर पे एक हॉरिजॉन्टल लाइंस लगाएंगे और एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करेंगे। तो ये आ गया जी मेरे पास, सबसे पहले नंबर पे मैंने वाई एक्सिस पे क्वांटिटी लेट कर ली और सेकंड क्वांटिटी मैं क्या करता हूँ, एक्स एक्सिस पे लेके जाता हूँ। तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा यहाँ ग्राफ बनेगा। तो ग्राफ में अब अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, एक क्वांटिटी को लेफ्ट हैंड साइड पे और सॉरी एक को हॉरिजॉन्टल और एक को वर्टिकल के ऊपर हम क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करवा देंगे। तो मैं क्या करता हूँ, जो मैन है उनको मैं एक्स एक्सिस पे लेके चलता हूँ, मैन, और जो मेरे पास डेज हैं उसको मैं क्या कर रहा हूँ, वर्टिकल एक्सिस पे लेके जा रहा हूँ। अब मुझे क्या करनी है, डिस्ट्रीब्यूशन, और डिस्ट्रीब्यूशन ऐसी करनी है कि मेरे पास ये 10 7 ये सारे के सारे नंबर्स क्या हैं उसके ऊपर शो हो जाए। तो मैं क्या करता हूँ, दो दो का डिफरेंस ले लेता हूँ मैन के लिए। तो ये मेरे पास आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 और 7। तो इसका मतलब था 2 4 6 8 10 12 एंड 14। अब डेज के लिए मुझे क्या चाहिए, 21 और 30 दोनों कवर होने चाहिए। या तो मैं 3 का टेबल यूज़ कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकता हूँ, 6 का टेबल यूज़ कर सकता हूँ ताकि मैं 30 तक पहुँच जाऊँ। तो सबसे पहले नंबर पे ये आ गया मेरे पास, पहली वाली मार्किंग 6 आ जाएगी। फिर दूसरे वाली मेरे पास क्या आ जाएगी, 12। तीसरे वाली मेरे पास 18। चौथे वाली 24। और पांचवें वाली मेरे पास क्या आ जाएगी, 30। और छठे वाली मेरे पास क्या आ जाएगी, 36। तो चले अब हम क्या करते हैं, मार्क करते हैं। तो मैं मार्क करने जा रहा हूँ। सबसे पहले नंबर 1 मेरे पास आ गया जी, पहले वाला पॉइंट, जब मेरे पास मैन कितने थे, 10, और सेकेंडली मेरे पास जो डेज थे वो 21 थे। तो मैन 10 कहाँ आते हैं, मैन 10 तो इस जगह पे आ रहे हैं। और 21 जो है मेरे पास कहाँ आएगा, 18 और 24 के दरमियान में, यहाँ ये वाला जो पॉइंट है ये क्या आएगा मेरे पास, 21 आएगा। तो मैंने क्या करना है, इसको यहाँ से हॉरिजॉन्टल लाइन एक ड्रॉ करनी है, डॉटर लाइन ड्रॉ करूँगा और इसकी इंटरसेक्शन 10 के साथ फाइंड आउट करूँगा। तो 10 के साथ मैंने इसकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट की, तो मुझे 10 के साथ इसकी इंटरसेक्शन इस पॉइंट पे मिली। तो ये पहला पॉइंट आ गया। अब दूसरा पॉइंट क्या है कि जब मैन थे मेरे पास वो 7 हो गए, और 7 कहाँ आएंगे, 8 6 और 8 के दरमियान में। तो ये क्या आएंगे, 7 मैन। अब इसी के बरक्स मेरे पास जो सेकंड क्वांटिटी है वो 30 है। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे 7 और 30 दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड करनी है। तो जब दोनों की मैंने इंटरसेक्शन फाइंड आउट की तो मेरे पास क्या आया, ये एक पॉइंट मिला मुझे। अब ये दो पॉइंट्स आ गए, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करेंगे, एक लाइन की मदद से मिला देंगे। जब हम इन दोनों पॉइंट्स को एक लाइन की मदद से मिलाएंगे तो मेरे पास यहाँ इनका ग्राफ बन जाएगा। तो ये ग्राफ है, इस तरफ भी ऐसे लाइन को कंटिन्यू कर दें और इस तरफ भी क्या कर देते हैं, इसी लाइन को ऐसे कंटिन्यू कर देंगे। तो ये वाली जो लाइन है ये हमारे गिवन प्रॉब्लम का क्या होगी, सॉल्यूशन होगी। और यहाँ अगर मैं पॉइंट्स लिखना चाहूँ तो पॉइंट्स यूँ लिखे जाएंगे कि जो पहले वाला पॉइंट है यहाँ इस जगह पे आया, ये वाला पॉइंट मेरा एक्स एक्सिस पे 10 है, जबकि वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, 21। और ये एक्स एक्सिस पे 7 है और वाई एक्सिस पे मेरे पास क्या है, 30। तो ये इस प्रॉब्लम का हमारे लिए क्या है, ग्राफ है। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। शायान टेक्स 200 स्टेप्स फॉर वॉकिंग अ डिस्टेंस ऑफ 160 मीटर, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम इन 3
50 स्टेप्स। तो हमारे पास क्या है, शायान के पास सबसे पहले नंबर उसने बताया कि 200 स्टेप्स शायान लेता है, तो कितना डिस्टेंस कवर करता है, 160 मीटर। फिर वो कहता है कि अगर वो क्या करे, 350 स्टेप्स ले तो कितना डिस्टेंस कवर करेगा। तो डिस्टेंस हमने क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो चले हम क्या करेंगे, सबसे पहले डिस्टेंस को लेट कर लेंगे, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, और डिस्टेंस वाली क्वांटिटी को सबसे पहले नंबर पे भी लिखा जाएगा। तो मेरे पास आ गया लेट रिक्वायर्ड डिस्टेंस जो है, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स है। तो अब अननोन क्वांटिटी के है डिस्टेंस, डिस्टेंस अननोन है तो डिस्टेंस को पहले नंबर पे लिख लेंगे। तो मेरे पास आ जाएगा डिस्टेंस, और रेशो, और सेकंड है मेरे पास स्टेप्स। अब सबसे पहले नंबर पे उसने क्या कहा कि जब उसने 200 स्टेप्स लिए तो कवर्ड डिस्टेंस जो था वो 160 था। अब डिस्टेंस हमने फाइंड आउट करना है, जबकि मेरे पास जो स्टेप्स हैं वो कितने हो जाएंगे, वो 350 हो जाएंगे। तो पहले वाले का एरो अपवर्ड ही लगाएंगे जिसके साथ एक्स लिखा। अब सेकंड वाले का एरो चेक करते हैं कि क्वांटिटीज में रिलेशन क्या है। तो देखिए 200 स्टेप्स में अगर 160 डिस्टेंस था, तो 350 जैसे स्टेप्स बढ़ेंगे उसका डिस्टेंस भी बढ़ना शुरू हो जाएगा। दोनों क्वांटिटीज क्या कर रही हैं, इंक्रीज। जब दोनों इंक्रीज करें तो इसका मतलब ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन होता है। तो अगेन यहाँ से मैं क्या करता हूँ, इसको लिखूंगा। तो ये लिखा जाएगा x डिवाइडेड बाय 160 इज इक्वल टू 350 डिवाइडेड बाय क्या आ जाएगा मेरे पास 200। तो x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है हमने। तो यहाँ मेरे पास आ जाएगा 350 डिवाइडेड बाय 200 मल्टीप्लाई बाय क्या आ जाएगा 160। एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, एक जीरो से ये जीरो कट जाएगा, 2 1 2 एंड 2 8 आर 16। तो मेरे पास आ गया जी 35 मल्टीप्लाई बाय 8, दोनों का प्रोडक्ट लेते हैं हम लोग। तो यहाँ आ जाएगा 44 कैरी, और 24, और ये आ गया 280। तो यहाँ जो हमारे पास कवर्ड डिस्टेंस है वो कितना होगा, वो 280 मीटर होगा। तो मैं लिखूंगा हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज, वो कितना है, वो हमारे पास 280 मीटर्स है। तो ये हमारे पास क्या था, रिक्वायर्ड डिस्टेंस था जो हमने फाइंड आउट किया। ये नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 का सॉरी, जो प्रीवियस क्वेश्चन था वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 था, और उससे पिछला जो क्वेश्चन था वो हमारे पास क्या था, क्वेश्चन नंबर 6 था। तो चलें सबसे पहले उनकी करेक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 था एक्सरसाइज 1.7 का, और ये था क्वेश्चन नंबर 7 जिसको हमने क्वेश्चन नंबर 8 लिख लिया था गलती से। तो ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। अब ये है क्वेश्चन नंबर 8। इस क्वेश्चन नंबर 8 को सोल्व करते हैं, देखते हैं हमारे पास गिवन इन्फॉर्मेशन क्या है। तो गिवन इन्फॉर्मेशन में सबसे पहली चीज़ जो हमें गिवन है वो ये है कि इन 25 मिनट्स के अंदर ट्रेन ट्रेवल टू 20 किलोमीटर्स, हो फार विल ट्रेवल इन 5 मिनट्स। तो हमने ये फाइंड आउट करना है कि 5 मिनट्स के अंदर वो कितना ट्रेवल करेगी। तो हमें क्या देखना है, या फिर अगेन डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। तो जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको हम क्या करते हैं, लेट करेंगे। तो चलें सॉल्यूशंस की तरफ आते हैं। तो सॉल्यूशन में मेरे पास आ जाएगा सबसे पहले कि लेट किया मैंने, लेट क्या किया है कि रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स है। तो अब जो अननोन क्वांटिटी है उसको पहले नंबर पे लिख लेंगे। तो ये मेरे पास जो डिस्टेंस है वो पहले नंबर पे आ जाएगा, और सेकेंडली मेरे पास क्या आ जाएगा, टाइम। तो क्या बताया उसने, वो कहता है कि 25 मिनट्स के अंदर जो ट्रेवल्ड डिस्टेंस है वो कितना है, 20 किलोमीटर। अगर कहता है कि टाइम आपके पास 5 मिनट्स हो जाए तो डिस्टेंस कितना होगा, इसका तो हमारे पास क्या होगा, डायरेक्टली अपवर्ड एरो जाएगा। लेकिन सेकंड क्वांटिटी का रिलेशन देखते हैं कि अगर 25 मिनट्स में 20 किलोमीटर था, तो 5 मिनट्स में ऑब्वियसली कम टाइम में कम ही डिस्टेंस ट्रेवल होगा। तो दोनों क्वांटिटी सेम बिहेवियर शो कर रही है, यानी कि दोनों कम होंगी तो कम होंगी, दोनों ज्यादा हो जाएंगे, टाइम ज्यादा होगा तो डिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगा। तो इनका रिलेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, एरो अपवर्ड लगाएंगे। तो यहाँ राइट करते हैं, तो ये आ जाएगा मेरे पास x डिवाइडेड बाय 20 इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25। तो यहाँ से मैं लिखता हूँ x इज इक्वल टू 5 डिवाइडेड बाय 25 एंड मल्टीप्लाई बाय 20। तो 5 1 ज़र 5, 5 5 ज़र 25, 5 1 ज़र 5 एंड 5 4 ज़र 20। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 4 किलोमीटर। तो इसका मतलब ये हुआ कि 5 मिनट्स के अंदर जो हमारा ट्रेवल्ड डिस्टेंस होगा वो कितना होगा, 4 किलोमीटर। तो लिखूंगा हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज 4 किलोमीटर। हैंस रिक्वायर्ड डिस्टेंस
इज 4 किलोमीटर। तो ये हमारे पास क्या होगा, 4 किलोमीटर रिक्वायर्ड डिस्टेंस होगा। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 के अ बैग ऑफ 10 kg पोटैटोज लीव्स फॉर अ वीक ऑफ 7 पीपल। 7 लोगों का एक क्या है, फैमिली है जिसके पास 10 kg का एक पोटैटो का बैग्स है जो कितने देर निकाल जाता है, वो हमारे पास एक वीक के लिए काफ़ी है। कहता है अज्यूमिंग ऑल ईट द सेम अमाउंट। कहता है ये हम अज्यूम करते जा रहे हैं कि सब लोग जो हैं वो सेम अमाउंट क्या करते हैं, यूज़ कर रहे हैं। अब उसके बाद कहता हो लॉन्ग विल दी पोटैटो लीस्ट। कहता कितने दिनों के लिए ये काफ़ी होगा अगर दो फैमिली के अंदर सिर्फ और सिर्फ कितने लोग हों, 2 लोग हों। तो दो चीज़ें हमारे पास पहले वाले में देखें, हमें टाइम रिक्वायर्ड है और उसके साथ सेकंड हमारे पास पीपल्स रिक्वायर्ड है। तो नंबर 1 देखिए उसने बताया कि हमारे पास जो पोटैटोज हैं उसके लिए टाइम कितना रिक्वायर्ड है, 7 डेज, यानी कि आ वीक का मतलब क्या होगा, 7 डेज। और पीपल्स कितने हैं, वो भी 7 है। कहता है अगर पीपल्स आपके पास कितने हो जाए, ओनली 2, तो बताएं कि वही वाला जो होगा वो कितना टाइम रिक्वायर्ड, कितना टाइम निकाल जाएगा हमारे पास वो जो पोटैटो का बैग्स है। तो चलें जी, चलते हैं क्वेश्चन के सोल्यूशन की तरफ और देखते हैं कि हमारा आंसर क्या होगा, और इसके साथ साथ हमें इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। तो मैं आता हूँ सोल्यूशन की तरफ। तो सोल्यूशन में आ जाएंगे जी, सबसे पहले लेट करूंगा कि टाइम जो है ना हमारे पास वो है एक्स। तो लेट रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू एक्स। तो चलें सबसे पहले नंबर पे टाइम आ जाएगा, जो चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है। तो मैंने लिखा सबसे पहले टाइम, और इसकी रेशो किसके साथ आ जाएगी, पीपल्स के साथ। तो सबसे पहले पीपल के अंदर देखिए हमारे पास क्या मौजूद है। कहता है कि टाइम जो है आ वीक है, यानी कि 7 डेज है, और पीपल्स भी कितने हैं, 7। कहता अगर लोग 2 रह जाएं तो टाइम कितना होगा। इसका एक्स वाले का एरो तो अपवर्ड जाएगा। अब देखो अगर 7 लोग यूज कर रहे थे तो 7 दिन रिक्वायर्ड था, अगर 2 लोग यूज करेंगे इसका मतलब ज्यादा दिन निकाल जाएगा। तो लोगों के कम होने से डेज बढ़ रहे हैं, तो इसका मतलब दोनों का रिलेशन क्या हुआ, इनवर्सली प्रोपोर्शन। तो ये आ जाएगा मेरे पास एक्स डिवाइडेड बाय 7 इज इक्वल टू 7/2। तो x इज इक्वल टू आ जाएगा मेरे पास 7/2 मल्टीप्लाई बाय 7। तो यहाँ आ गया जी 49/2। ठीक है, 49/2। और इसी को 49/2 को अगर मैं सोल्व करता हूँ तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, 24 24.5 24.5 डेज। तो ये हमारे पास क्या है, इतने डेज रिक्वायर्ड होगा। और इसी को अगर हमने कन्वर्ट करना हो, किसके अंदर कन्वर्ट करना हो, अगर हमने इसको कन्वर्ट करना हो वीक के अंदर, तो फिर वीक के अंदर हम भी कन्वर्ट कर सकते हैं, और वीक के अंदर कन्वर्ट करके इसका पॉइंट आंसर राइट कर सकते हैं कि कितने वीक और कितने डेज बनते हैं। अगर सेकंड इसी का अगर हम इन टर्म ऑफ वीक देखना चाहें तो हम इन टर्म ऑफ वीक भी क्या कर सकते हैं, इसका आंसर निकाल सकते हैं। तो इन टर्म ऑफ वीक अगर देखा जाए तो सेम यही वाला प्रॉब्लम होगा। 7 डेज की जगह पे अब क्या लिखा जाएगा, 1 वीक, और एक्स वीक रिक्वायर्ड होंगे, और जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, वीक में। तो वो आ गया हमारे पास 3.5 वीक। तो चलें अब हमें क्या करना है, इसी का ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए सबसे पहले नंबर पे तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, टेबल ऑफ वैल्यूज। तो टेबल ऑफ वैल्यू की बात करते हैं हम लोग। तो मैं क्या करूंगा, इन टर्म ऑफ वीक जो आंसर निकाला था उसी को टेबल ऑफ वैल्यूज में कन्वर्ट कर दूंगा। तो मैं लिख रहा हूँ कि टेबल ऑफ वैल्यूज, टेबल ऑफ वैल्यू। तो टेबल ऑफ वैल्यूज हम बनाते हैं। यहाँ से मैंने एक टेबल बनाया जिस टेबल के अंदर मैं इन वैल्यूज को क्या कर दूंगा, पुट कर दूंगा। तो मेरे पास आ गया जी सबसे पहले नंबर पे यहाँ जो दोनों की दोनों क्वांटिटीज थी वो दोनों की दोनों क्वांटिटीज लिख दूंगा, और उन्हीं के अगेंस्ट मैंने क्या की है, वैल्यूज जो फाइंड आउट की हैं वो वाली वैल्यूज राइट कर दूंगा। तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास क्या था, टाइम मैंने फाइंड आउट किया है, और जबकि मेरे पास जो था वो पीपल्स मौजूद थे, पीपल मौजूद थे। तो यहाँ मैं लिख रहा हूँ कि जब मेरे पास 1 वीक था तो पीपल 7 थे, और जब मेरे पास पीपल 2 हो गए तो वीक कितना आ गया, 3.5 वीक्स आ गए। तो अब मुझे क्या करना है, मुझे जी सबसे पहले एक्सिस ड्रॉ करने हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, वाई एक्सिस ड्रॉ करता हूँ, और वाई एक्सिस मेरे पास आ गया ये। और सेकंड मेरे पास जो एक्सिस है उसको मैं क्या कह रहा हूँ, एक्स एक्सिस, और वो आ गया मेरे पास ये। अब इन दोनों एक्सिस के ऊपर मुझे क्या करनी है, क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करवाना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ एक्स एक्सिस के ऊपर पीपल को रिप्रेजेंट करवा दिया। ठीक है, ये एक्स एक्सिस है, और ये मेरे पास वाई एक्सिस है, और इसके ऊपर मैं किसको रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ, मैं टाइम को रिप्रेजेंट करवा रहा हूँ। तो टाइम मेरे पास कितना है, 3.5। इट मीन 1 1 के डिफरेंस पे भी चल जाएगी बात। तो ये आ गया 1 2 3
4 एंड 5, लेकिन पीपल्स मेरे पास 7 है, तो यहाँ मुझे क्वांटिटी लेना पड़ेगी। मैं 2 का डिफरेंस ले रहा हूँ, तो सबसे पहले नंबर पे मेरे पास 2 आ गया, फिर 4 आ गया, फिर 6 आ गया, फिर मेरे पास 8 आ गया, फिर मेरे पास 10 आ गया, और फिर मेरे पास 12 आ गया। अब यहाँ ये 2 है, ये 4 है, ये 6 है, 8 है, और यहाँ दरमियान में आएगा जी 7, और यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा, सॉरी यहाँ मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ ताकि मिक्सअप ना हो जाए कि कहीं मैंने उसकी डिस्ट्रीब्यूशन बनाई है। तो यहाँ दरमियान में कहीं 7 आएगा, और उसके बाद मेरे पास ये जी 10 है, और ये मेरे पास 12 आ गया। यहाँ मेरे पास क्या आ जाएगा जी 1 2 3 4 एंड 5। तो चलें अब ग्राफ ड्रॉ करते हैं। तो सबसे पहले नंबर पे मैं क्या करता हूँ, मैंने चूज़ किया यहाँ से कि मेरे पास पहली क्वांटिटी क्या है, टाइम 1 था, और पीपल्स कितने थे, 7 थे। तो 1 और 7 के अगेंस्ट मैंने यहाँ डॉटर लाइंस ड्रॉ की, और डॉटर लाइंस ड्रॉ करते वक्त मैंने देखा कि ये मेरे पास 7 आ गया, और इसी के सामने मैं 1 इन दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करता हूँ। दोनों की इंटरसेक्शन फाइंड आउट की तो वो ये पॉइंट आ गया। सेकेंडली पीपल्स मेरे पास 2 हो गए, जबकि टाइम मेरे पास 3.5, तो 3.5 यहाँ आएगा, 3.5, तो 3.5, और 2 पीपल्स के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, इनकी इंटरसेक्शन फाइंड आउट कर रहा हूँ। तो ये इंटरसेक्शन मिली, इन दोनों पॉइंट्स को हम क्या करते हैं, आपस में ज्वाइन करवा देंगे। जब इन दोनों पॉइंट्स को आपस में ज्वाइन करवाएंगे तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, इसका ग्राफ बन जाएगा। तो ये था जी हमारे पास प्रॉब्लम का सोल्यूशन, और सोल्यूशन के साथ उसका ग्राफ। नेक्स्ट है जी हमारे पास क्वेश्चन नंबर 11, कहता है इफ एक्स एंड वाई आर इन डायरेक्ट प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। हमें दो काम करने हैं, नंबर 1 इसका टेबल बनाना है, टेबल को कंप्लीट करना है, और नंबर 2 मुझे क्या करना है, इसके लिए टेबल कंप्लीट करने के साथ साथ मुझे इसका ग्राफ भी ड्रॉ करना है। अच्छा, यहाँ सबसे पहले नंबर पे तो यहाँ एक चीज़ ऑब्जर्व करनी है हमने, कि मैंने देखा कि जब पहले वाले नंबर से दूसरे वाले नंबर की मैं तरफ जब मूव कर रहा हूँ, जब मैंने फर्स्ट नंबर से सेकंड नंबर की बात की, तो 2 से जो 6 है वो कब बनता है, जब मैं इसको किससे मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 3। ठीक है, इसी तरह जब 2 को 4 से मल्टीप्लाई किया जाता है तो मल्टीप्लाई बाय 4 करने से 8 आ जाता है। इसी तरह जब 2 को मैं 5 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास 10 आ जाता है। और इसी तरह जब मैं 2 को 6 के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ तो मेरे पास क्या आ रहा है, 12। और इसी तरह अगर मैं 2 को क्या करता हूँ, 7 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास आ जाएगा 14। ठीक है, तो एक जो मुझे पैटर्न मिल गया। अब क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शन है, जो काम ऊपर हो रहा होता है वही वाला काम क्या होता है, नीचे भी होता है। तो अभी ऑब्जर्व करते हैं। अब आपने नोट किया कि फर्स्ट वन 4 से 2 से 3 से मल्टीप्लाई करके, और सेकंड वन 8 से मल्टीप्लाई। और इसी तरह अगर मैं नीचे भी बात करता हूँ, तो जब मैं 8 को मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, मल्टीप्लाई बाय 4, तो 32 आ गया। इसका मतलब ऊपर भी इसी कॉलम की वैल्यू 4 से मल्टीप्लाई होकर बनी, नीचे भी ये 4 से मल्टीप्लाई होकर बनी। चले मैं इसका थोड़ा सा कलर चेंज कर देता हूँ ताकि थोड़ी सी वेरिएशन मुझे समझ में आने लग जाए। चलें जी, नीचे मैं देखता हूँ, मैंने कहा कि मैं 8 को जब मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 4 के साथ मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे 32 मिलता है। और इसी तरह 8 को जब मैं मल्टीप्लाई करता हूँ किसके साथ, 6 के साथ, तो मुझे क्या मिलता है, 48। तो ऊपर भी देखें 12 भी तब भी मुझे मिला था जब 6 से मल्टीप्लाई किया, तो 48 भी तब मिला जब 6 से मल्टीप्लाई किया, 8 भी तब मिला जब 4 से मल्टीप्लाई किया, 32 भी तब मिला जब 4 से मल्टीप्लाई किया। तो अब बाकी जो वैल्यूज़ है ना, अननोन मिसिंग वैल्यूज़ हैं, वो मैं फाइंड आउट कर लूँगा इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए। तो चलें जी, यहाँ से अननोन जो वैल्यूज़ हैं उनको फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहली जो वैल्यू थी वो 8 को सेकंड वाली वैल्यू बना के देनी है। हमने ऊपर देखा किससे मल्टीप्लाई करना पड़ा, 3 से, तो मैं कहता हूँ 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, और जब 3 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा 8 मल्टीप्लाई बाय 3, 24। तो जो पहली मिसिंग वैल्यू है वो 24 होगी। इसी तरह सेकेंड वन की बात करता हूँ, 8 से मैंने ये वाली मिसिंग वैल्यू भी बनानी है। अब ऊपर देखो 10 कब बना, जब 5 से मल्टीप्लाई किया, इसका मतलब ये भी 5 से मल्टीप्लाई करके बनेगी। तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ आंसर आ जाएगा जी मेरे पास 8 मल्टीप्लाई बाय 5, और ये आ गया 40। और इसी तरह अगर मैं लास्ट वैल्यू की बात करूं तो मुझे ये वाली वैल्यू बना के दिखानी है। और ये वाली वैल्यू कब बनी थी, ऊपर वाली 14, जब 7 से मल्टीप्लाई किया, तो इसका मतलब ये भी 7 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और 7 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 56। तो ये क्या आ गया, 56। अच्छा, पहला काम तो ये था जी इस टेबल को कंप्लीट करना। टेबल को कंप्लीट कर लिया। अब सेकंड जो काम है वो ये कि मुझे इसका, इस टेबल का ग्राफ भी बनाना है।
अब हमने जो अभी ग्राफ बनाना सीखा, हम क्या करेंगे बेसिकली यहाँ से कोई सी दो वैल्यूज उठा लेंगे और दो वैल्यूज उठाने के बाद उसका टेबल बना सकते हैं। 2 3 4 जितनी भी वैल्यूज हमने लेनी हो, हम वैल्यूज को यूज करके तो उनकी मदद से हम इसका टेबल बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो चलें ग्राफ बनाते हैं सबसे पहले। तो मेरे पास आ जाएगा एक एक्स एक्सिस की वैल्यू और एक आ जाएगी वाई एक्सिस की वैल्यू। तो ये आ गया जी मेरे पास एक्स एक्सिस, सॉरी वाई एक्सिस। और यहाँ मैंने सेकंड क्वांटिटी जो चूज़ की है वो मेरे पास क्या आ गया जी, एक्स एक्सिस आ गया। अब इन दोनों एक्सिस के अगेंस्ट मुझे क्या करना है, ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक जो मेरे पास एक्सिस है उसके ऊपर एक्स की वैल्यू आ जाएगी, जबकि दूसरे वाला मेरे पास जो है उसके ऊपर वाई की वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे देखना है कि मेरे पास जो एक्स एक्सिस है उसकी क्वांटिटी कहाँ से स्टार्ट होती है और कहाँ तक जाती है। तो मैंने देखा मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो 2 से स्टार्ट हो रही हैं, जबकि कहाँ तक जाती हैं वो 14 तक। तो मैं अपने इस एक्सिस की जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो 2 से स्टार्ट करूंगा और कहाँ तक लेके जाऊंगा, 14 तक लेके जाऊंगा। तो चलिए सबसे पहले वाला जो मेरे पास कट है वो आ जाएगा 2 का, फिर देन मेरे पास आ जाएगा 4, फिर अगेन मेरे पास 6, फिर नेक्स्ट मेरे पास 8, अगेन मेरे पास आ जाएगा ये 10, 10 के बाद ये 12 आ गया, और 12 के बाद ये मेरे पास 14, और 14 के बाद ये मेरे पास आ गया 16। तो ये तमाम की तमाम जो वैल्यूज़ थी मैंने किस डिस्टेंस पे ली हैं, सारी की सारी 2 2 के डिस्टेंस पे ली हैं, और मेरे पूरी की पूरी एक्स की तमाम वैल्यूज़ को इसने कवर किया। अब आते हैं वाई एक्सिस के ऊपर। वाई एक्सिस पे हमने देखा ये तो सारे के सारे 8 के मल्टीपल हैं, तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं वाई एक्सिस को अगर कट करूंगा तो मैं 8 8 के डिस्टेंस पे कट कर लूंगा। तो सबसे पहले वाला जो कट होगा वो मेरे पास 8 पे आ जाएगा, सेकंड वन जो मेरे पास होगा वो 16 पे, थर्ड वन जो होगा वो मेरे पास 24 पे, फोर्थ वन जो होगा मेरे पास 32 पे, उसके बाद नेक्स्ट वन मेरे पास 40 पे, नेक्स्ट मैं 48 पे कट लगा लेता हूँ, और उससे अगला जो कट है मेरे पास वो आ जाएगा 56 के ऊपर। तो ये मैंने तमाम की तमाम वैल्यूज़ को क्या कर लिया, यूज़ कर लिया। अब मुझे क्या करना है, अब वन बाय वन तमाम के तमाम पॉइंट्स को मैं इस जो ग्राफ है इस ग्राफ के ऊपर रिप्रेजेंट करूंगा। तो मेरा जो सबसे पहले वाला पॉइंट है वो क्या है, वो x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू क्या है, हमारे पास 8 है। तो मैं यहाँ से देखूंगा जब x 2 और y 8 होता है तो देन मेरे पास जो वैल्यूज़ हैं वो क्या बनती हैं। तो मैंने यहाँ से नोट किया कि मेरे पास जब x 2 और y एक्सिस 8 होता है तो पहला पॉइंट ये बनता है। दूसरा, फिर जैसे ही एक्स एक्सिस की वैल्यू 4 हो जाती है, तो वो तो नहीं मेरे पास पॉइंट मौजूद था, मेरे पास था कि जब 6 होती है तो वो 24 हो जाएगा। तो मैंने यहाँ से 6 को देखा तो ये आ गया मेरे पास 6, तो 6 के ऊपर मैंने पॉइंट ट्रेस किया और 6 पे मुझे मिला 24। तो मैंने कहा ये वाली वैल्यू है, ये वाला वो पॉइंट है जो 6 और 8 के इंटरसेक्शन से मिलता है, सेकेंड पॉइंट। थर्ड वन मेरे पास आ गया 8 के ऊपर, तो 8 के ऊपर ये 32 है। तो अगेन मैं क्या करूँगा, 8 के अगेंस्ट भी इसको ट्रेस करूँगा। जब 8 के अगेंस्ट मैंने इसको ट्रेस किया तो मुझे ट्रेस करने पर एक पॉइंट मिला, और वो वाला पॉइंट क्या है, मेरे पास ये आ गया। नेक्स्ट वन मेरे पास 10 है, 10 पे मैं देखता हूँ तो 10 पे 40 आ जाता है। तो मैं फिर अगेन क्या करूँगा, इनको आपस में ट्रेस करके तो ड्रॉ कर रहा हूँ। ड्रॉ करने के बाद मुझे एक वैल्यू मिली और वो वैल्यू आ गई 40 पे। और 12 पे फिर ट्रेस करेंगे तो 12 पे मुझे क्या मिलता है, 48। तो मैंने 12 और 48 की इंटरसेक्शन फाइंड आउट करनी है। जब मैंने 12 और 48 की इंटरसेक्शन फाइंड आउट की तो यहाँ मेरे पास जो वैल्यूज़ आ रही है वो ये वाला पॉइंट मिलता है। ठीक है, यहाँ से तो मेरे पास पहले से क्योंकि लाइन ट्रेस है तो मैं इसको डॉटेड लाइन से फिर अगेन मिला देता हूँ, ये शो करवाने के लिए कि मुझे एक इंटरसेक्शन मिलती है। और फिर 14 के ऊपर मेरे पास जो इंटरसेक्शन है वो मुझे क्या मिलती है, वो मुझे मिलेगी 56। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, ट्रेस करता हूँ पॉइंट, पॉइंट ट्रेस करके तो यहाँ मुझे 56 मिला। अब अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं जो लाइन मेरे पहले पॉइंट से स्टार्ट हो रही हो और लास्ट वाले पॉइंट को आपस में मिला दूं, मैं स्केल को फर्स्ट पॉइंट पे रखूं और अपने लास्ट वाले पॉइंट पे लेके जाऊं, तो मैं क्या ऑब्जर्व कर रहा हूं, तमाम के तमाम पॉइंट्स जो हैं वो इस लाइन के ऊपर लाई करते हैं। तो इसका मतलब ये जो मेरे पास गिवन डाटा है ये गिवन डाटा की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। तो इस तरह अगर हमारे पास कोई भी डायरेक्टली प्रोपोर्शन का क्वेश्चन आएगा तो हम सबसे पहले उसका टेबल कंप्लीट करेंगे, पैटर्न फाइंड आउट करते हुए कि हमारी एक्सेस और वाई एक्सेस के दरमियान में क्या पैटर्न है, और सेकेंडली उसी पैटर्न को फॉलो करते हुए फिर हम क्या करेंगे, अपना ग्राफ भी ड्रॉ करेंगे। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, इफ एक्स एंड वाई आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन देन कंप्लीट द टेबल एंड ड्रॉ इट्स ग्राफ। तो हमें क्या करना है, टेबल को कंप्लीट करना है। इनवर्स का मतलब ये होता है कि हमारे पास दोनों की दोनों क्वांटिटीज ऑपोजिटली, अगर एक इंक्रीज करेगी तो दूसरी ने क्या करना है, डिक्रीज करना स्टार्ट कर देना। तो चलिए सबसे पहले तो रिलेशन देखते हैं कि रिलेशन क्या है क्वांटिटी में। मैं फर्स्ट वैल्यू से स्टार्ट करूंगा, तो फर्स्ट वैल्यू से जब मैं सेकंड वैल्यू की तरफ मूव करता हूं तो मैंने ऑब्जर्व किया कि फर्स्ट से सेकंड तब बनेगी जब इसको मल्टीप्लाई बाय 2 किया जाएगा, और सेम लाइक फर्स्ट से थर्ड की मैं बात करूं तो थर्ड तब बनेगी जब इसको मल्टीप्लाई बाय 4 किया जाएगा।
और थर्ड के बाद जो नेक्स्ट है वो तब बनेगी जब इसको मल्टीप्लाई बाय 8 किया जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह हम क्या करते हैं, जो नीचे वाली वैल्यूज है उनका भी रिलेशन देखते हैं। तो सबसे पहले फर्स्ट से सेकंड तब आई है जब हमने डिवाइड किया, किस पर डिवाइड किया है, हमने इसको 2 पर डिवाइड किया। देखिए मल्टीप्लाई करके सेकंड वैल्यू ऊपर बनी है लेकिन डिवाइड करके नीचे, तो ऑपोजिट जा रहा है दोनों का काम। उसके बाद नेक्स्ट वैल्यू कब बनती है, जब हम डिवाइडेड बाय क्या लिखते हैं, इसको 4। तो इसी तरह सेम लाइक ऑब्जर्व किया जा सकता है, ये डिवाइडेड बाय 8 करने से बनी है। अब अगर मैं ऊपर क्या करता हूँ, कोई एक अननोन क्वांटिटी लिख लेता हूँ, फॉर एग्जांपल मैं यहाँ 10 लिख लेता हूँ। ठीक है, तो मैं देखता हूँ कि पहले वाली वैल्यू को जब मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा तो फिर ये वाली मेरे पास वैल्यू बनेगी। तो यहाँ फिर लास्ट पे कौन सी वाली वैल्यू बनेगी, तो ये जी डिवाइडेड बाय 10 करके मेरे पास यहाँ वैल्यू बनेगी, और डिवाइडेड बाय 10 करके यहाँ क्या आ जाना है, 8 आ जाना है। तो चलें अब हम क्या करते हैं, इसी का ग्राफ भी बनाना है। सबसे पहले नंबर पे तो ये टेबल कंप्लीट किया अननोन देख के कि ये रिलेशन था, इस रिलेशन को देखते हुए हम अब क्या करेंगे, ग्राफ बनाएंगे। तो ग्राफ में क्या करना है मुझे, सबसे पहले नंबर पे एक्स एक्सिस के लिए एक लाइन ड्रॉ कर लूंगा। तो ये जी आ गई मेरे पास वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस के अगेंस्ट मैं क्या करूंगा, एक क्वांटिटी एक्स एक्सिस के लिए भी ले लूंगा। तो यहाँ मेरे पास ये आ गई जी एक्स एक्सिस, और ये मेरे पास क्या आ गई है, वाई एक्सिस। यहाँ जो वैल्यूज आनी है वो वाई की, और यहाँ जो वैल्यूज आनी है वो एक्स की वैल्यूज आनी है। अब एक्स की वैल्यू 1 2 3 सो ऑन इस तरह चल रही है, तो मैं यहाँ 1 1 का डिफरेंस ले लूंगा। तो मेरे पास आ गया 1, उसके बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 11 और ये 12 आ गया। ठीक है, और वाई एक्सिस पे जो डिफरेंस है वो 88, और क्या आ रहा है, मल्टीपल 8 में लेके जा रहा हूँ मैं। तो मैं इसको 8 के मल्टीपल में ले जाता हूँ, या मैं वो ऐसा नंबर चूज कर रहा हूँ जो सभी को, मैंने देखा 10 10 10 में जा रहा है, तो मैं 10 10 का डिफरेंस ले लेता हूँ। तो यहाँ आ गया मेरे पास 10, यहाँ मेरे पास 20 30, यहाँ पे 40 50 60 70, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, 80 आ जाएगा। तो चलें सबसे पहले जब 1 था तो उसकी वैल्यू क्या आ रही थी हमारे पास, 80। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ कि जब इसकी वैल्यू 1 थी, जब इसकी वैल्यू क्या थी, 1 थी, तो उसकी वैल्यू हमारे पास कितनी बन रही थी, उसकी वैल्यू हमारे पास 80 बन रही थी। तो दोनों की इंटरसेक्शन से ये पॉइंट मिला। सेकेंडली जैसे ही इसकी वैल्यू 1, ये 2, ये 3, ये 4, जैसे इसकी वैल्यू 2 होती है उसकी वैल्यू 40 हो जाती है। तो इसकी सेकंड जो वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ जाएगी, सेकंड वैल्यू कुछ यूँ आएगी कि 2 के ऊपर उसकी जो वैल्यू है वो 40 हो जाएगी। इसी तरह यहाँ मैं देख सकते हैं आप, ये 2 और 40 की ये आ गया। उसके बाद आ जाएगा 4, तो 4 पे उसकी जो वैल्यू है वो 20 हो जाएगी। तो 4 के ऊपर जो उसकी वैल्यू है वो हमारे पास क्या आ रही है, 20 आ रही है। तो ये 4 पे 20 वैल्यू आ गई जी। तो हम इसको लिख रहे हैं कि जी 4 के ऊपर इसकी वैल्यू 20 है। और नेक्स्ट वन जैसे ही हमारे पास वैल्यू आती है 8, तो ये मेरे पास आ गया 5, ये 6, ये 7 और ये 8। तो उसकी वैल्यू कितनी हो जाती है, 8 के ऊपर उसकी वैल्यू 10 हो जाएगी, y की वैल्यू 10। तो जैसे मैं 8 की बात करता हूँ तो y की वैल्यू 10। तो ये मेरे पास क्या आ गया, उसके अंदर वेरिएशन आ गई है। ठीक है, तो ये आ गया। और उसके बाद जैसे ही इसकी वैल्यू क्या होती है मेरे पास, x की 10, तो ये 9 और ये 10, तो उसकी वैल्यू कितने शुरू हो जाएगी, उसकी वैल्यू 8 हो जाएगी। तो 8 10 से थोड़ा सा नीचे आ जाएगा। तो यहाँ आपने ये ऑब्जर्व किया कि मेरे पास क्या है, ये एक ग्राफ बना है और जिसकी लाइंस ऊपर से नीचे की तरफ आ रही हैं। जब ऊपर से नीचे की तरफ मैं इन लाइंस को आपस में मिलाऊंगा तो ये मेरे पास ग्राफ कुछ इस अंदाज से बनेगा कि यहाँ से मेरी एक ग्राफ स्टार्ट होगा, यहाँ से होता हुआ इन तमाम के तमाम पॉइंट्स को टच करेगा, यहाँ से होके इस ग्राफ इस लाइन की तरफ जाएगा, और इस लाइन से होता हुआ मेरा ग्राफ ये इस लाइन की तरफ, और यहाँ से होता हुआ इस तरफ जाएगा। तो ये जो मेरे पास ग्राफ है ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का ग्राफ है। या तो ये एक स्ट्रेट लाइन हो सकती है, या तो स्ट्रेट लाइन के अंदर ये इन्वर्सली रिलेशन हो सकता है, लेकिन यहाँ हमारे पास क्या है, एक कर्व बनी है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसके अंदर हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शन और इन्वर्सली प्रोपोर्शन को पढ़ा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की इस टॉपिक की अच्छे तरीके से समझ आई होगी। फिर भी अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में अपना क्वेश्चन जरूर पेस्ट कीजिएगा ताकि उस क्वेश्चन का आंसर आपको मिल सके। इंशाल्लाह दोबारा मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।